हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हर हफ्ते फ्राइडे को स्पीसीज के बारे में डिस्कस किया करते हैं, जिसमें हम 2 से 3 इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो या तो न्यूज़ में है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। और साथ में लास्ट में आपको एक एमसीक्यू भी दिया जाता है, जो कि मोर और लेस आपकी जो पीवाईक्यूज हैं उन्हीं में से पिक किया रहता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर जो भी डिटेल्स ले रहे हैं ना, वो आपको टू द पॉइंट मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उनमें से सीधे पॉइंट बनने के पूरे स्कोप बनते हैं कि आपके एग्जाम में आपको पॉइंट्स सीधे दिख जाएं। ठीक है, तो आज का जो ये हमारा वीडियो है, इसमें हम मेजरली दो आप पार्ट्स की बात कर सकते हो, उन पे हम ध्यान देने वाले हैं। एक तो देखो, 2023 में मार्सुपियल्स पे क्वेश्चन आया था, तो आज एक हम डिस्कशन जो हमारा रहेगा वो मार्सुपियल्स पे रहेगा। ठीक है, उनकी पूरी डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए। दूसरा, हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया कि जो भी हम यहाँ पर स्पीसीज देखने वाले हैं, उनमें हमें देखना है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन की फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर उनका जो हैबिटाट है वो कौन कौन से एरियाज में, कौन से नेशनल पार्क है जो उनसे रिलेटेड है। तो ऐसे में हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इन मार्सुपियल्स की बात करेंगे। मार्सुपियल्स की लिस्ट में वॉम्बैट, शुगर ग्लाइडर, कोआला, ओपोजम, कंगारू, नोम्बैट, वॉलबी, कॉल, तस्मानियन डेविल, तस्मानियन टाइगर, जो डॉग के तरीके से अपीयरेंस होती हैं, इनके बारे में हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट में, और लास्ट में आपको एमसीक्यू मिलेगा ही, और जो प्रीवियस एमसीक्यूज है जो हमने पूछे थे पिछली बार, तो उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। अब देखो, हम सबसे पहले मार्सुपियल्स की बात कर लेते हैं। देखो, मार्सुपियल्स होते कौन है, इनके बारे में हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि इनकी एक यूनिक हैबिट है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। जैसे कि आपने कंगारुओं के बारे में देखा होगा कि ये जब बच्चे पैदा करते हैं, तो इनके वॉम्ब से, इनके गर्भ से, फीमेल के वॉम्ब से जो बच्चे निकलते हैं, वो फुली मेच्योर्ड नहीं होते, या फिर ये कहें कि फुल्ली डेवलप्ड नहीं होते हैं। वो अनडेवलप्ड यंग को पैदा करते हैं। फिर उसके बाद में जो बच्चा होता है छोटा, है ना, जो बिल्कुल भी एक तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकता, उसको फिर फीमेल क्या करती है, इस तरीके के अपनी बॉडी में ये पाउच होते हैं, देखो इनके, ठीक है, और इन पाउचेस में फिर इनको रख लिया जाता है। ठीक है, और वहीं पर उनका नरिशमेंट होता है। तो ये जो बिहेवियर है, ये मार्सुपियल्स में एक यूनिकनेस डेवलप करता है। मार्सुपियल्स बेसिकली मैमल्स होते हैं। मैमल का पता होगा आपको कि जो भी एनिमल्स मैमल के तौर पे हम कंसिडर करते हैं, तो बेसिकली एक तो बच्चे जो पैदा करते हैं वो लाइव बर्थ देते हैं, पहली चीज तो। दूसरा, फिर उनको अपनी ही बॉडी से मिल्क फीड भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन की बात कर सकते हैं, तो मैमल है, राइट। इसी तरीके गाय, बकरी, ये सब मैमल्स हैं। तो ऐसे में एक हमें ध्यान रख लेना, एक तो एक इनकी जो मार्सुपियल्स होता है, इनकी यूनिक रिप्रोडक्टिव मेथड होती है, जो कि हमने देख लिया। और ये बहुत डाइवर्स एरियाज में भी आपको रहते हुए मिल जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि इनकी बॉडी का साइज, इनका जो अपीयरेंस है, ये आपको अलग अलग एरियाज में अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। ये रह सकते हैं फॉरेस्ट एरिया में भी, ये डेजर्ट एरिया तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब आप देख लो कितना ज़्यादा डाइवर्स एडेप्टेशन कैपेसिटी है इनकी। ठीक है, इसके अलावा जब बच्चा एक बार पैदा हो जाता है, तो उसके बाद में इस पाउच में रख लेती है ना फीमेल्स, फिर वो वहीं पर नरिशमेंट गेन करता रहता है। हाँ, फिर उसके बाद में कई और चीज़ें भी वहाँ पर बिहेवियरल वेरिएशन दिखाई देती हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो पॉइंट क्या है कि वो अपने पाउच में लगातार उसको ग्रो करती रहती है, जब तक कि वो मेच्योर एनफ ना हो जाए, जिससे कि वो इनकी तरह ओपन सराउंडिंग में सर्वाइव कर सके। कंगारूज की बात करें, अब अगर इनके हम एक एक स्पीसी की बात करें, तो उनमें मेजर जो है उनकी हम डिटेल देख लेते हैं। कंगारू, कंगारू हार्बीवोरस है, दैट मीन्स घास फूस खा करके सर्वाइव रह सकते हैं, और ये जंगल से लेकर के ग्रास लैंड तक सर्वाइव कर सकते हैं। आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे, कंगारू किस तरीके से कई मतलब कुत्तों को इनको पकड़ लेते हैं। ठीक है, और ये हिट भी जबरदस्त तरीके से करते हैं। अच्छा, एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि कंगारू की जब बात आती है, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को हम कैसे भूल सकते हैं। हम देखो क्रिकेट के थोड़े से ज्यादा फैन है, तो क्रिकेटर्स को कंगारू बोल दिया जाता है। और एक जमाना था 2003 वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, उस टाइम पे तो आप मान के चलो, मतलब एक अलग ही ऑरा था ऑस्ट्रेलिया का टीम का, है ना। और वर्ल्ड कप जीता था, तो वो अलग अलग प्लेयर्स जो थे वो कंगारू अपने साथ लेकर के आए थे, है ना। कंगारू का वो एक तरीके से आपका वो एक कह सकते हैं ना, टेडी बियर टाइप, राइट। इसके अलावा कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव है, मिलते तो है और कहीं पर भी, बट आपको मेजरली नेटिव कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के, ये हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा देखा जाए
कोलाज, कोलाज देखो क्या है, ये हर्बीवोरस है एंड मैमल्स है। मैमल और हर्बीवोरस में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये खाते क्या है, यूकेलिप्टस खाते हैं। सफेदा जो होता है ना, जो मतलब मोर और लेस कोई जानवर खाता ही नहीं होगा, वो इस ये कोलाज जो है ना वो इसको खा जाते हैं। अब आप देख लो, और ये भी ऑस्ट्रेलिया के नेटिव है, ऑस्ट्रेलिया से ही ओरिजिनेटेड कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा ओपोजम्स है, ये भी हर्बीवोरस मैमल्स हैं, और इनका एक बड़ा यूनिक अपीयरेंस की बात करें ना, तो ये अपने आप में एक अपनी हेयरलेस टेल, लंबी इनकी पूंछ होती है, ठीक है, जिसपे बाल नहीं होते, है ना। अब इस चीज को हम थोड़ा सा इस इमेज से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ओपोजम, ये है इसकी पूंछ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कंगारूज की हमने बात की है, कंगारू इस तरीके से होता है, ठीक है। वैसे तो इसके 4 लिम्स हैं, बट यहाँ पर मेनली बैठना उठना 2 लिम्स पे है, 2 लिम्स हाथों की तरह यूज करते हैं, है ना। इस तरीके से जंप करके चलते हैं ही। ओके, इसके अलावा देखा जाए ओपोजम की बात हमने करी ली यहाँ पे, और कोआला ये देखो ये रहे, यूकेलिप्टस को खा करके सर्वाइव करते हैं। ओके, इसके आगे देखा जाए तो इनकी जो ओपोजम है, इनकी यूनिकनेस हमने देख ही ली। और इनके पास में एक बड़ी यूनिक एबिलिटी है ओपोजम्स के पास में, क्या होती है, अगर इनको कोई भी थ्रेट आता है ना, कोई भी इनका प्रेडेटर इनकी तरफ अटैक करने वाला होता है, तो ये एक तरीके से डेड की तरह वहाँ मतलब पड़ जाते हैं, है ना, ग्राउंड पे फैल जाते हैं कि हाँ जी हम तो मरे हुए हैं, हमें क्या मारोगे आप। इस तरीके का जो बिहेवियर, इसको प्लेइंग पॉजम बोला जाता है, ठीक है। तो ये बिहेवियर ओपोजम में आ जाता है। अब यहाँ पर बिहेवियर्स को भी देखो जानना जरूरी है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में यूपीएससी ने इन पॉइंट्स को भी पिक किया है ना। और ओपोजम्स की बात करें तो ये मेजरली या प्राइमरीली आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे। वैसे ये तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि मार्सुपियल्स की अगर नेटिव पोजीशन की बात करेंगे, नेटिव वो कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आपको बार बार मिलेगा। फिर आ जाओ तस्मानियन टाइगर्स, देखो इनकी अपीयरेंस है ना, वो नॉर्मल डॉग की तरह दिखेगी, है ना, नॉर्मल डॉग की तरह। बाकी इनका नाम दूसरा तस्मानियन वोल्फ भी बोला जाता है। और ये कार्निवोरस है। कार्निवोरस का मतलब आप समझते हैं कि वो एनिमल्स को खा करके फिर सर्वाइव करता है, राइट। ये माना गया है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों से, ठीक है। इसके पीछे कई कारण बताए गए, एक तो क्या है हंटिंग, एक बहुत सारी बीमारियां, और एक ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में इसकी एंट्री हो गई डिंगो की, और इसकी वजह से कंपटीशन होने लग गया तस्मानियन टाइगर्स का। अब सीधी बात है, डिंगो अगर ज्यादा स्मार्ट है, तस्मानियन टाइगर्स का सर्वाइवल मुश्किल होगा कि नहीं, तो ये एक फैक्टर है, ठीक है। तो ये मेजर हमारे पास में 4 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो मार्सुपियल्स की स्पीसीज थी, जिनके बारे में हमें ध्यान होना ही चाहिए। और इनका बिहेवियर भी आप देखो किस तरीके से अपने आप में यूनिक है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो ये विविपोरस है। विविपोरस का मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी स्पीसी लिविंग यंग्स को जन्म देती हैं वो विविपोरस की कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है। अंडे देने की बजाय अगर लिविंग यंग को पैदा कर रही है, और वो भी किस कंडीशन में, अनडेवलप्ड कंडीशन में। जैसे कि मैंने बताया कि एक तो होता है कि बच्चा पूरा एकदम डेवलप हो गया, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, तब बच्चा बर्थ ले रहा है ना। और एक बच्चा अभी कच्चा ही है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पर उसको जन्म दे दिया जाता है, फिर उसको पाउच में रख करके और फिर उसको नरिशमेंट दिया जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये जिनमें होता है वो विविपोरस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रख लेनी है, ये जो छोटे बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है, जो कि प्रॉपरली डेवलप नहीं है, अभी माँ के पाउच में रहेंगे, उनको जॉयस बोल दिया जाता है। ये नाम बड़ा यूनिक है, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। इसके अलावा जेस्टेशन पीरियड बहुत कम है, गर्भ धारण की जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि गर्भ धारण का मतलब पेट के अंदर वॉर्म में जो बच्चा है वो तो जल्दी निकल जाता है ना बाहर, इसलिए वो ड्यूरेशन शॉर्ट दिख गया। इसके अलावा यंग जो पैदा हो जाते हैं फिर उनको पाउच में रखा जाता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बच्चों को फीड करने के लिए प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं रहता। अब आपको पता है पेट में जब बच्चा होता है तो उसको अपनी माँ से जो भी नरिशमेंट मिल रहा होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। अब यहाँ पर बच्चा तो बहुत कम मेच्योरिटी के साथ में पैदा हो जाता है ना, तो ऐसे में प्लेसेंटा बिल्कुल खत्म है। अब बच्चा रखा कहा जा रहा है माँ के द्वारा अपने पाउच में, और उसी पाउच में वहां पर नरिशमेंट दिया जाता है माँ की तरफ से। सो द पॉइंट इज कि प्लेसेंटा कहीं ना कहीं मिसिंग है, ये हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए कि इनका हैबिटाट तो आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट एरिया से लेकर के डेजर्ट एरिया तक भी मिल जाता है। इसका मतलब इनका इकोलॉजिकल नीश है वो भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है, जहां पर बहुत सारी वेजिटेशन से लेकर के ग्रासलैंड से लेकर के डेजर्ट, जहां पर बिल्कुल भी
वेजिटेशन या बहुत कम वेजिटेशन मिलेगी, ज़ेरोफाइट्स मिलते हैं, वहां पर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, और उसी साथ साथ में इनकी बॉडी का साइज, शेप, उसमें भी वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएंगे। भाई सीधी बात है, किस तरीके के नीश में, किस तरीके के हैबिटाट में आप रह रहे हो, उसका सीधा असर हमारे फिजिकल डेवलपमेंट पे देखने को मिलता है। वही चीज यहाँ पर इनके ऊपर भी, मार्शुपियल्स पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, आगे बात करें तो इनके पेक्युलर बिहेवियर जो बिल्कुल टिपिकली इनके द्वारा ही शो किए जाते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर ली कि एक तो इनके पास में पाउच है ना। पाउच में जब बच्चे रहते हैं तो शुरुआती तौर में तो क्या हो रहा है कि बच्चा माँ के पाउच में रहेगा और फिर वहीं से अपनी नरिशमेंट गेन करेगा। बट धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ में फिर वो नॉर्मल एनवायरमेंट में भी तो आना जाना शुरू करेगा ना, तो वो क्या करता है, पाउच से बाहर निकलता है, फिर आसपास में थोड़ा सा घूम फिर करके फिर वापस पाउच में घुस जाता है। तो ये जो बिहेवियर होता है ना, इसको पाउच इमर्जेंट या पाउच एग्जिस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, याद रख लेना हमें। इसके अलावा इनके पास में इनकी जो ये मार्सुपियल्स होते हैं, इनके जो दांत होते हैं ना, इनकी बनावट बड़ी यूनिक है ना। इनके पास में डिस्टिंक्टिव डेंटिशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे के जो दांत हैं है ना, जिनसे आप किसी वेजिटेशन को काट सकते हो, उनकी स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी, छेनी जैसी, मतलब सिजिल, जैसे आपने देखा होगा कैसे लकड़ियों को काटने के लिए हथौड़ी और छेनी का यूज किया जाता है। तो वो एकदम से टाइट जो भी आप कह सकते हो लकड़ी वाला जो स्ट्रक्चर है, उसको भी ये चबा जाते हैं अच्छे से, है ना, शार्प होते हैं बहुत ज्यादा। इसके अलावा कई मार्सुपियल्स ऐसे हैं जो कि नॉक्टर्नल है। ये जो मैनी वाला वर्ड है ना, ये हमें ध्यान रख लेना है। इसका मतलब ऑल नहीं है, मैनी, सम बोल सकते हैं बट ऑल नहीं बोला जाएगा कि हाँ भी सारे के सारे नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल का मतलब सिंपल सा होता है कि रात के समय में ये निकलते हैं बाहर, है ना, क्योंकि दिन के समय में इनको प्रेडेटर्स का डर है, तो रात को फिर ये निकलते हैं इस तरीके से। पर वो सारे मार्सुपियल्स हैं वो नहीं निकलते हैं। ठीक है, कुछ मार्सुपियल्स ऐसे हैं या बहुत से मार्सुपियल्स ऐसे हैं जो रात के समय में निकलते हैं। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी बिहेवियर देखने को मिलती है, वो ये कि ये जब कम्युनिकेशन करना होता है इनको, है ना, कोई भी रास्ता दिखाना होता है, तो वहां पर इनके द्वारा सेंट मार्किंग यूज की जाती है। इनकी जो बॉडी होती है ना, जैसे उस बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स देखो, फेस हो गया, टेल हो गई, है ना, पूंछ या चेहरा, वहां पर इनके पास में सेंट ग्लैंड्स अवेलेबल होती है। तो ये जब भी कहीं पे मूव करते हैं तो वहां पर वो सेंट रिलीज होता चला जाता है, और उसी सेंट को फिर बाद में सूंघ करके उसको डिटेक्ट करके, और फिर बाकी जो उसके मतलब एक कुनबे के जो लोग हैं, एक फैमिली के जो लोग हैं, वो फिर साथ में आगे मूव करते चले जाते हैं। कहने का मतलब ये बड़ी यूनिक इनके अंदर एक फीचर देखने को मिलता है, मतलब कम्युनिकेशन का एक तरीका है सेंट मार्किंग। इसके अलावा देखा जाए तो इनके पास में कई कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर भी देखने को मिलता है। जैसे कि तस्मानियन डेविल की हम बात करें, तस्मानियन डेविल आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला है, ये इधर वाले की इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तस्मानियन डेविल, इसकी भी ये सुअर जैसा दिख रहा है ना, हल्का सा पिग्मी हॉक जैसा, राइट। अगर इसकी बात करें तो ये क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना करके और फिर बाद में मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन भी दे देते हैं, है ना, और कई बार तो वोकल वॉइसेस भी क्रिएट करते हैं। तो उसको, ये अपने आप में कम्युनिकेशन का एक तरीका है। और ये जो ग्रुप बना लिया इन लोगों ने, है ना, जो तस्मानियन डेविल्स बना लिया करते हैं, इसको मॉब बोल दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का नाम तो बार बार आ गया, उसमें तो आपको डाउट होगा ही नहीं वैसे भी, है ना। और ऑस्ट्रेलिया के ही नॉर्दर्न रीजन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का ही जो नॉर्थ है, वहां पर आपको, यहाँ पर एरिया में न्यू गिनिया है, वहां पर भी आपको इनकी पॉपुलेशन मिल जाएगी मार्सुपियल्स की, और अमेरिकाज में भी इनका एक्सपेंशन देखने को मिल जाएगा। बट इंडिया की बात करें तो ये नेचुरली इंडिया में नहीं मिलते हैं, और यही क्वेश्चन था, शायद आपको ध्यान हो तो, राइट। तो इस तरीके से मार्सुपियल्स को हमने पूरा डिटेल में जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगली अपनी स्पीसी है दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये न्यूज थोड़ी पुरानी है बट यस हमारे लिए ये स्पीसी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, भाई जिसका टारगेट क्या है कि भाई आप सजेशन दो कि कैसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है उसको हम बचा सकते हैं, उनके कंजर्वेशन के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, इसमें तो कोई डाउट वाली चीज मुझे लगता नहीं है कुछ है। अब देखो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, इनका नाम आपको याद रख लेना है, आर्डियोटिस एर्डियोटिस निग्रिसेप्स, नंबर 1। नंबर 2, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। हाँ, जब हमारे देश की या हमारे आप कह सकते हो
सरकार के द्वारा ये कंसिडर किया जा रहा था कि भाई हमारा जो नेशनल बर्ड है वो किससे बनाया जाए। तो उस टाइम पर एक कॉम्पिटिटर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी थे, गोडावन जिसको बोला जाता है, गोडावन, ठीक है, राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है। अब आप देखोगे कि जहां कहीं भी गोडावन या फिर ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रेजेंस दिख जाती है ना, आप मान के चलो कि वो बहुत हेल्दी इकोसिस्टम है। इनके लिए कहा जाता है कि ये फ्लैगशिप स्पीसी है ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो। अब आप देखो खुद यहाँ पे घास के मैदानों में रह रहा है, और अगर यहाँ पर घास के मैदान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये मान के चलो कि वो इकोसिस्टम हेल्दी है, वहां पे बाकी एनिमल्स भी अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर अगर इनकी पॉपुलेशन की एक्सपेंशन की हम बात करें ना, तो वो आपको राजस्थान और गुजरात में मेजरली देखने को मिल जाएगी, और उसके अलावा भी कुछ पॉपुलेशन आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे मेजरली तो देखो पॉपुलेशन कंफाइनमेंट कहाँ पर आ रहा है, राजस्थान और गुजरात में, और इनकी बॉर्डर शेयर किसके साथ होती है, पाकिस्तान के साथ में। तो पाकिस्तान तक भी इनका माइग्रेशन बना रहता है। इसके अलावा इसको खतरा क्या है, देखा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को, सबसे पहली चीज तो क्या है कि जिस तरीके से डेजर्ट एरिया में रिन्यूएबल एनर्जी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं जिसमें सोलर एनर्जी है, ठीक है, या विंड मिल्स हैं वो लगा रहे हैं, और फिर उसके बाद में उनके ट्रांसमिशन के लिए आप वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़े बड़े वायर्स भी आप डाल रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कॉलिजन की। तो वहां पर वो कॉलिजन के चलते इनकी डेथ हो रही है पावर लाइंस के साथ में, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोक्यूशन या इलेक्ट्रिक झटका लगना हम बोल सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान वाले एरिया में इनकी हंटिंग है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग जो है वो इनके मीट के चक्कर में इनको हंट कर लिया करते हैं। अब आप सोच सकते हो कि एक बड़े, ये बर्ड साइज भी तो देखो आप यहाँ पर कितनी ज्यादा है, 18 किलोग्राम तक का वेट है और 3.5 फीट तक की इसकी हाइट है। और जो उड़ने वाले बर्ड्स हैं, उनमें उड़ने वाले जो बर्ड्स हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा हैवीएस्ट बर्ड है, उनमें से एक है ये। अब आप सोच सकते हो इनके पास में कितना कुछ बायोमास अवेलेबल है, तो जिसको पाकिस्तानी लोग कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के चलते लगातार ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो हैबिटाट लॉस भी एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि इनकी जो रिप्रोडक्शन स्पीड है ये बहुत ही कम है। 1 साल या उससे ज्यादा समय ये लेंगे, फिर कुछ अंडे देंगे, और फिर कुछ उन अंडों को फिर लंबे समय तक इनको, कहते हैं ना कि आप कह सकते हो कि लंबे समय तक इनको, 1 साल क्या मतलब ये कि लंबे समय में ये अंडे देते हैं, और फिर उसके बाद में 1 साल, कम से कम 1 साल उन अंडों को सेजते हैं, उनके बाहर जो चिक निकलते हैं, छोटे बच्चे, उनकी केयर करते हैं, तब जा करके ये थोड़ा सा आगे स्कोप बनता है सर्वाइवल का। और आप देखो मैच्योर एज तक पहुंचने में 3 से 4 साल का समय लग जाता है। तो ये चीजें शो क्या कर रही हैं कि वाकई में पहली चीज तो पॉपुलेशन के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते, और दूसरा रिप्रोडक्शन रेट और सर्वाइवल का स्कोप ये भी कितना कम रह जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में पॉपुलेशन बहुत हद तक डिक्लाइन कर रही है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो खतरा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो 2011 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाल दिया था कि भाई इनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है, अटेंशन नहीं दिया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 2018 में केवल 150 मेच्योर इंडिविजुअल्स रह गए थे GIBs की बात की जाए इंडिया में, तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात हो गई। फिर हम बात करें प्रोटेक्शन स्टेटस की, तो देखो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें तो देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है साइट्स जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का काम करती है, जो भी हमारी डिफरेंट स्पीसीज है उनमें, तो उनमें अपेंडिक्स फर्स्ट, दैट मींस हाईएस्ट प्रोटेक्शन वहां पर मिला हुआ है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS की बात करें तो उसमें भी अपेंडिक्स फर्स्ट में, दैट मींस माइग्रेटरी स्पीसी तो भाई लॉन्ग फ्लाइट लेकर के ये चलते हैं, बहुत लंबा उड़ सकते हैं, तो ऐसे में इनकी अपेंडिक्स फर्स्ट में एंट्री का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात करें तो उसमें भी शेड्यूल फर्स्ट में है। इसका मतलब अगर कोई भी इनकी पॉचिंग हंटिंग कुछ भी करता हुआ दिखा तो उसको पनिशमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट दी जाएगी, बहुत ज्यादा कड़ी सजा दी जाएगी। फिर आ जाओ आप डेजर्ट नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। अब
हमने जैसे देखा कि राजस्थान एंड गुजरात ये दो ऐसे स्टेट्स है जहां पर मेजरली हमें इनकी पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की। तो ऐसे में एक तो है राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि वेस्टर्न राजस्थान में लोकेटेड है, और एक है गुजरात का कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी जिसको लाल परिजन सेंचुरी भी बोल दिया जाता है। अब आप यहाँ पर क्या देखते हो कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से जो एरिया कंजर्वेशन एरिया है वो राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, एक का नाम जैसलमेर, दूसरे का नाम है बाड़मेर। ओके, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट बन गया 1980 में, और ये मेजरली जीआईबीज की पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चिंकारा और कई और एनिमल्स भी वहां पर, मतलब कई और फोना एंड फ्लोरा आपको वहां पर प्रेजेंट मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे चिंकारा स्टेट एनिमल है राजस्थान का, इसके अलावा खेजड़ी जो कि राजस्थान का स्टेट ट्री है, इसके अलावा रोइडा जो कि राजस्थान का स्टेट फ्लावर है। ये सारे आपको राजस्थान के जो डेजर्ट नेशनल पार्क में प्रेजेंट मिल जाएंगे। फिर आ जाओ कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये जो गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके नालिया के पास में लोकेटेड है ये। ठीक है, और इसकी एक यूनिकनेस क्या है इस पर्टिकुलर सेंचुरी की, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी की, ये स्मॉलेस्ट सेंचुरी है हमारे देश की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो देखो एक बस्टर्ड स्पीसी मिल ही रही है, इसके अलावा लेसर फ्लोरिकन भी यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि बस्टर्ड की एक और स्पीसी है, और एक मैक्वीन बस्टर्ड भी मिल जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 बस्टर्ड स्पीसी मिल जाती है, इसीलिए नाम ही यहाँ पर क्या रख दिया, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, जिसमें क्या क्या हो गए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फ्लोरिकन बस्टर्ड, या आप कह सकते हो लेसर फ्लोरिकन, और तीसरी आपकी हो गई मैक्वीन बस्टर्ड। तो ये मेजर स्पीसीज हैं बस्टर्ड की जो कि आपको कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी में देखने को मिल जाएगी। और ये ध्यान हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कि ये स्मॉलेस्ट सेंचुरी है हमारे देश की। ठीक है, तो ये होगा हमारा मेजर पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं PYQ की। देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है जो पूछा था पिछली बार, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वीरल्स। ठीक है, इसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिए थे, they build nest by making burrow in the ground. Number 2, they store their food materials like nuts and seeds in the ground. Number 3, they are omnivorous. करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना था। तो देखो ये ग्राउंड पे ना रह करके, बिल बना करके ना रह करके, जनरली जो इंडियन स्क्वीरल्स हैं वो रहती कहाँ है, ट्री टॉप पर रहती है, मतलब पेड़ के बिल्कुल ऊपर अपना घोंसला बना करके रहती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही नहीं था। बाकी सर्दियों का टाइम जब आता है तो उस टाइम पर कोल्डर वेदर को ये लोग समझ करके और फिर नट्स एंड सीड्स को स्टोर करके रखते हैं ग्राउंड में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, ट्रू है। और ये जो ओमनीवोरस वाली बात है ये भी सही है। देखो ये नट्स सीड्स ये तो खाते ही हैं, प्लस साथ ही साथ में इनके द्वारा जो इंसेक्ट्स होते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनको भी खा लिया जाता है। तो कहने का मतलब 2 स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर सही है, तो ओनली 2 इसका आंसर चला जाएगा। फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है, जिसमें ये था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस। ठीक है, वैगल डांस कौन परफॉर्म करता है अपने फेलोज को डायरेक्शन शो करने के लिए, तो ये आंसर चला गया था आपका हनी बी। अब हम बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का जो क्वेश्चन आपके सामने वो स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मार्सुपियल्स के बारे में ये क्वेश्चन है जो हमने डिटेल में अभी पढ़ भी लिया है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बाकी इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से हम नेक्स्ट फ्राइडे को एक बार फिर से मिलेंगे नई स्पीसीज के साथ में।